हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। आज हम लोग मैथ्स की अ, पांचवी वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़े और वहां से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें रूट दो एक है। तो रूट दो क्या है? तो रूट दो के बारे में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कहा गया है कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, दूसरा है नेचुरल प्राकृतिक संख्या, इनरैशनल यानी अपरिमेय संख्या, और क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। तो सिंपल सी कहानी यह है कि हमने आपको बताया था जिन संख्याओं को परफेक्ट रूट नहीं निकलता है वो संख्याएं ऑटोमेटिक क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत शब्द पूछा गया है। तो इसमें कहा गया कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल सर, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? यानी नेचुरल नंबर की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से, फिर दो से, फिर +3। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितने आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो सारे की सारे कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और ये डाट डाट कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकता है, तो हम नहीं बता सकते हैं। अब यहां पे कहा गया कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बात तो सही है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं? नहीं। अगर हम लोग होल नंबर की बात करें, होल नंबर का मतलब होता है परिपूर्ण, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या की शुरुआत हम लोग जानते हैं कहाँ से होता है? 0 से, फिर +1 +2 और डाट डाट कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक। कोई पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर, तो 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, +1। तो इसमें कह रखा है, अगले क्वेश्चन अगले टाइप पे चले तो इसमें कह रहा है कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी बात सही है। इस पूर्ण संख्या क्या सबसे बड़ी कोई बता सकता है क्या? जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं बता सकता है। तो इसमें कह रहा है पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी बात सही है। इसके बाद कह रहा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं? नहीं, पूर्णांक नहीं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। तो इसमें कहा गया, आगे देखिए, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये भी बात सही है। और इसमें कहा कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहाँ पे है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कौन सी बात गलत है, तो यहाँ पे ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं कहलाती हैं जो रूट से बाहर निकल जाएं, यानी रूट के अंदर ना रहें। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये तो हो गया √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर +2ab, यानी √2 × 5। तो यहाँ पे देखिए रूट बच जाएगा, यानी ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय। ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक अपरिमेय संख्या लगा है, यहाँ भी लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो आइए इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और +1/√8 का स्क्वायर और +2 × √2 × 1/√8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2√2 × इसे हम लोग लिख सकते हैं 2√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 प्लस 1/8। और ये संख्या कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमारे जो परिमेय संख्या वो क्या है? D फॉर डॉग। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े तो यहाँ भी पूछा गया है कि परिमेय संख्याएं हैं। तो ये बताओ, √2 इसमें आ गया, यानी ये अपरिमेय हो गया। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 500 पूर्णांक संख्या, -15, ये भी ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 0.53, ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट है, तो ये भी हो सकता है, ये भी परिमेय है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन पे अगर हम लोग चलें तो इसमें कहा गया है, देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे कहा गया है कि 500 ओनली।
तो 500 तो कट गया, क्योंकि इसमें 500 केवल परमीय नहीं है, परमीय -15 भी है, -2.50 भी है, और ये भी है 1/4 भी है। अब इसमें अगर आए तो देखिए 500 क्या है, परमीय है, -15 परमीय, 1/4 परमीय, और यहाँ 5353 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे -2.50 है। इस नाते यहाँ पे परमीय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे √z दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे 515 0.5353 और ये हो गया। लेकिन इसमें देखिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर है, तो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, हमने आप लोगों को एक बात और बताया था कि अगर कहीं पर सिंबल दिख गया, सिंबल अल्फा, बीटा, गामा, ई, स्पाई, स्मॉल ई, आई, ये सब कैसी संख्याओं को डिनोट करेंगे, इन रैशनल नंबर को डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। इसमें पूछा गया है कि परिमेय संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए √2 का पावर √3 है, तो ये इसका रूट नहीं निकलेगा। √3 की पावर √4 है। ये देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम जानते हैं इसकी पावर √4 है। √4 का वर्गमूल 2 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 3 कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। ये राइट आंसर हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इन सब का रूट नहीं निकल सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी संख्या है, तो कहेंगे ये संख्या हमारी जो है रैशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पूछा गया है एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है। एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है घातांक शून्य, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है, तो कहेंगे अगर एक गैर शून्य परिमेय संख्या का जो ऋणात्मक होगा वो हमेशा क्या होगा, तो कहेंगे एक परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम लोग ले लें 2, तो 2 परिमेय है, इसका ऋणात्मक भी क्या होगा, परिमेय। 2/3 है तो इसका ऋणात्मक अगर लेंगे 2 प्लस माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी हमको हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। चलिए आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो ये गुणे का साइन है, और 27 को 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 81, 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9। तो ये तो कैसी संख्या हो गई, परिमेय। और यहाँ पे देखिए 169 13 का वर्गमूल होता है, 196 का रूट जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, 14 का। तो यानी यहाँ पर भी संख्या क्या बनेगी, परिमेय ही बनेगी। कहने का मतलब इनका भी रूट निकल जाएगा, इनका रूट निकल जाएगा। और यहाँ भी देखिए √4 है, और √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन √9 का निकल जाएगा, लेकिन प्लस √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अतः ये ऑप्शन आपका जो है अपरिमेय संख्या है। रूट निकला तो परिमेय, रूट नहीं निकला तो अपरिमेय। रूट संख्या जो नहीं निकला अगर वो ज्वाइंट हो गया तो भी अपरिमेय बना देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया है कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या एक सीमित संख्या में होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है। किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी 2 संख्या के बीच में अनंत परिमेय और अनंत क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। तो पहली बात तो गलत है। दूसरे नंबर पर चलें तो इसमें कहा गया है किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या एक अनंत संख्याएं होती हैं। बिल्कुल अभी इसी बात को हमने डिस्कस किया, तो ये बात आपकी सही हो गई। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। ये भी गलत है। हमने कहा असीमित होती हैं, अनंत होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइंस बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 का मतलब हो गया आपका 0.25 और 1/2 का मतलब होता है 0.50। अब इसके बीच में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1/8 को, तो 1/8 जो है 1/8 इससे बाहर हो जाएगा, और 3/5, 3/8, 1/6। अगर 1/6 देखें तो ये भी बाहर है। अब अगर हम लोग बात करें, चलिए इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 1 बार जाएगा, और इसके बाद ये हो गया बाहर, ये हो गया खत्म। इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, यानी 60, ये भी बाहर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.83 24,
और 24 निकलेगा, 6 आएगा, 8 सत्ते 56, यानी 0.37 इनके बीच में आ रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। 1/6 का मतलब हो गया 0.1 और 0.16, तो ये भी बाहर की संख्या हो गई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि √6 इंटू 3√24 का गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 हो गया, ये अंदर हो जाएगा 6 और 6 इंटू 4 हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 और 6 बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। यानी हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है संख्या क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परमीय भी होती हैं, और परमीय संख्या ही क्या होती हैं, वास्तविक संख्या भी होती हैं। तो कहने का मतलब इतनी सारी बातों को हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं। तो कह रहा है एक ऋणात्मक संख्या, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। एक अभाज्य संख्या, नो सर, अभाज्य संख्या भी नहीं होगी। अभाज्य संख्या के फैक्टर कितने होते हैं, 2। यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, 2 से अधिक हैं, यानी ये भाज्य संख्या है। कह रहा है एक परिमीय संख्या होगी, बिल्कुल सर, परिमीय प्राप्त होगा, ये सही है। ये वाला अपरिमीय प्राप्त होगा, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 97। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 1 से लेकर 1 से लेकर के अगर हम बात करें कि 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपने कहा था सर 15। और अगर हम लोग बात करें 51 से लेकर के 100 तक कितने होंगे, तो कितना बताएंगे, 10। और मैंने ये भी आपको याद करवाया था कि 1 से लेकर के 100 तक कितने होंगे, 25। और एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, 1000 तक अगर कोई पूछे तो 160 कितना होगा, 8। बाकी आप लोगों को ट्रिक से लिए याद करवाए थे, YUPP ऐसे करके आप लोगों को हमने याद करवाया था, याद होना चाहिए। यहाँ पे हमने कहा था यन होगा, यन होगा, और हमने कहा था ये क्यू होगा, क्यू से कम पी होगा, फिर ओ होगा, फिर यन होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं, 1000 तक। ये सब चर्चा हम लोग पीछे करें हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए पिछली वाली, तब इधर की तरफ आइए। अब देखिए हमको यहाँ से पता चल गया है कि 51 से लेकर के 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर। तो ये बताओ अगर हम लोग पूछें कि 53 से लेकर के 97 तक कितने नंबर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 97 से अगर हम लोग 52 घटा दें तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 45। यानी 53 को लेकर के 97 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 45। और आप बताइए 51 और 52, ये बताओ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है नहीं। इसका मतलब चाहे मैं 51 से 100 तक पूछूं तब भी प्राइम नंबर 25 होगा। जैसे अगर हम लोग आपसे बात करें कि ये बताइए 50 से लेकर के 50, 51, 52 और हो गया 53, और डाट डाट अगर हम जो लोग जो जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो हमारा प्राइम नंबर होता है 97 होता है। तो बताइए अगर 50 से लेकर 100 तक पूछा जाए तब भी कितने आंसर होंगे, वही आंसर होगा, यानी टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। अब 50 से लेके 97 तक अभी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है 53 से लेके 97 तक कितनी भाज्य। तो आप ये बताओ, मैं चाहे 50 से 97 पूछूं, चाहे 51 से पूछूं, चाहे 52 से पूछूं, चाहे 53 से 97 पूछूं, यहां से यहां तक जो प्राइम नंबर की संख्या होगी वो प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम ये पता कर लें कि 53 से 97 तक, 53 से 97 तक टोटल नंबर कितने हैं, तो यहां पे अगर नंबर की संख्या हम लोग पूछें तो 97 से 52 घटा दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 45। 45 में से अगर हम 10 नंबर को घटा दें तो जो हमारा 35 नंबर होगा ये किसकी संख्या को डिनोट करेगा, तो कहेंगे ये संयुक्त संख्याओं को, यानी भाज्य संख्याओं को डिनोट करेगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो है अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी हमारा कितना आया था आंसर, यहाँ पे अभी आया था 35, तो यहाँ भी उत्तर कितना हो जाएगा, 35। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें कह रहा है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, ठीक है भाई। अब सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, सभी प्राइम नंबर का, तो कह रहा है तो ये बताओ 2 + 3 + 5 + 7, 7 + 11 और डाट डाट कहाँ तक हम लोग जाएंगे, इनफाइनाइट तक।
फिर कह रहा है यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, यदि सभी कैसे, यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर की बात किया, यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर की बात किया है, तो ऑड प्राइम नंबर में 2 बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, और डॉट डॉट ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट तक। तो हमसे पूछा गया है कि अगर इसका योगफल x है और इसका योगफल y है, तो आप ये बताइए, अगर हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात कर रहे होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारा पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए कहा गया है 4 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई अंक एक अभाज्य संख्या, 3 अंकों की संख्या तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की भाषा को समझो। इसने कहा है कि जो आपका क्या होगा, जो ये 4 अंकों की संख्या है, जो 4 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या 3 संख्या है तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या। तो एक चीज ये बताइए, अगर संख्या 4 अंकों की है तो इसमें कहा गया है इकाई का अंक भी क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है। तो अगर एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो A, B और C और D ये जो 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे D की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या क्या हो सकती है, तो 0 नहीं, एक प्राइम नंबर का, यानी या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, और या तो आपका 5 होगा, 7 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, और जो है 0 तो ले ही नहीं सकते हैं। तो अब देखो एक चीज और इसमें कहा गया है कि इनके अंकों का गुणनफल, देखिए 4 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो यह तभी संभव है जब ABC का मान क्या हो, 1 1, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ भी क्या होगा, 1 1 1, ये भी होगा 1 1 1 1 1 1, और ये भी होगा 1 1 1। अब अगर यहाँ पे सभी अंकों का मैं गुणनफल करूं तो यहाँ पे देखो गुणा करूंगा अगर आपस में तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे गुणा करूंगा 2 आएगा, यहाँ पे गुणा करूंगा 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना आएंगे, 7 आएंगे। तो देखो यार यहाँ पे इन चारों में प्राइम नंबर तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक के बारे में आप जानते हैं कि यह ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, यानी ना तो एक भाज्य संख्या और ना ही क्या संख्या, अभाज्य। तो इस प्रकार की टोटल कितनी संख्याएं संभव है, तो टोटल कितनी संख्याएं संभव, इस तरीके से 4। लेकिन अब आपके मन में यह भी आना चाहिए कि सर ABC को कैसे आप लोग मान लिए कि सिर्फ और 1 होगा, तो भैया इसके अलावा अगर कुछ भी लोगे, 1 के अलावा अगर कुछ भी लोगे, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर अगर लोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पे भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के जैसा है, तो थोड़ा सा इसको सोच के आप लोग देखिए। जैसे मान लो हम 1 ले लिए, 1 इसको भी ले, लेकिन जैसे 2 यहाँ पे लेंगे तो इनका गुणा 14 आ जाएगा, और जो 14 है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट। तो हमारी जो शर्त है उसके खिलाफ बात चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है यही आपका राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 है तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी। चलिए अब यहां पे कहा गया है कि तीनों कैसे नंबर हैं, तो तीनों नंबर जो हैं आपस में क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। अब अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहां सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर प्राइम नंबर है तो पहला काम तो ये बताइए कि प्राइम नंबर में आप जानते हैं एक ही नंबर इवन नंबर है, तो ये बताओ आप लोग इनका योगफल 100 है। 100 का मतलब हो गया कि सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो आप लोग ये बताइए अगर P1 को, देखिए प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 और कितना हो गया 8 9 और 10 11 और क्या हो गया 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आप जानते हैं कि 2 ही एक कैसा है, एक इवन नंबर है, बाकी सब कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर हैं।
कैसे नंबर हैं? ऑड। तो ये बताओ मैक्सिमम चांस ये है कि P1 P2 और P3 तीनों का मान आपका क्या हो जाए? ऑड हो जाए। अब ये बताइए अगर तीनों को हम लोग ऑड लेंगे तो ये बताइए इनका योगफल क्या आएगा? तो कहेंगे ऑड प्लस ऑड इवन होगा। देखिए ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। और इवन में ऑड जोड़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? ऑड प्राप्त होगा। लेकिन यहां रिजल्ट क्या है? इवन है, यानी सम संख्या है। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गया कि यहां पे तीनों नंबर ऑड नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया यहां पे सिंपल सी बात हो गई कि यहां पे एक संख्या हमारी क्या होगी? सम। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, अगर एक ये सम होगा तो फिर इन दोनों को हमको क्या मानना है? विषम ही मानना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। यानी ये हो गया आपका कितना? 100 हो गया। तो तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि, और एक भी ध्यान रखिएगा, दो ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या, यानी मैं कह सकता हूं कि P2 और अगर P3 की वैल्यू की मैं ज्ञात करूं तो 100 से मैं 2 घटाऊंगा तो यहां पे 98 हो जाएगा। और कहा गया है कि इन दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 36 है। और P2 और प्लस P3 की वैल्यू वहां से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 98। इनको ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P2 इक्वल्स टू 8 6 14 9 3 12 12 एक कितने हो गए? 13 134। P2 इक्वल्स टू हो गया 2 6 के 12 2 7 14। यानी हमारा जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसमें से एक संख्या तो हमको 67 मिल गया। तो क्या 67 हमको दिख रहा है? ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो यहां से हम लोग बात ये कर सकते हैं कि जैसे P2 की वैल्यू यहां 67 रखेंगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी 98 माइनस 63। तो यहां पे जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? 53। और ये हो जाएगा 35। 2 छंग 12 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 8 6 14 9 3 12 1 13 2 छंग के 12 2 सत्ते 14, तो 67 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे गलती ये हो रही है कि अगर 98 से हम लोग यहाँ 63 घटा दिए थे, जो कि गलत है। यहाँ से हमको घटाना हो चाहिए 67। अब 67 जैसे घटाएंगे तो यहाँ की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी, यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 1। और ये हो गया 31। तो 31 भी प्राइम नंबर हो गया, 67 भी प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ से जो हम लोग 2 लिखे थे, यहाँ पे जो 2 मान लिए थे P1 की वैल्यू, ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो इसमें पूछा है कौन है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग ध्यान से इस ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ 17 है, 73 है, 29 है। तो यहाँ पे ये सब गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 17408 का भाजक है वह 2 है और 17408 इक्वल्स टू इतना हमको दिया गया है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 17391 का भाजक है के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए 17 और 391 इसमें कहा गया है का भाजक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो भाजक है। एक चीज देखो, आपको एक क्लू दे दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 17408 का भाजक है वह है 2। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है 17408 बराबर है 17 और इंटू 2 की पावर 10। ये इसके फैक्टर के बारे में बताया गया है। तो इसको ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो कि 17391 का भाजक है। ठीक है, इसका भाजक इसी में छिपा है। तो के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई लैंग्वेज पे ध्यान न दीजिए, आप सिर्फ इस पे आइए। अच्छा ये बताइए, अब इसको अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें इस संख्या को, तो इस संख्या में क्या खास बात है। तो यहाँ पे देखो हम लोग 17 और 391 को अगर गौर से चेक करें तो हम लोग अगर इसमें देखें कि 3 के विभाज्यता का नियम लग रहा है, 3 एकम 3 त्रिके 9 7 2 9 3, यानी ये संख्या पहली चीज तो 3 से कट रही है। तो 3 से कटेगी तो काट दीजिए, 3 पचे 15 और 2 हो गया 23 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 और 3 सत्ते 21, ये हो गया 5797। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या इसमें 11 का विभाज्यता का नियम लिख सकता है? बिल्कुल सर, 9 5 14 7 7 14, यानी ये संख्या 11 से अब कटेगी। तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 527 भी हो गया। 3 गुणे 11 के बाद अब खोजिए प्राइम नंबर कौन होगा। तो 11 के बाद 12 13, 13 चौको 52 नहीं कटेगा, 14 15 16 17 से देखते हैं। बिल्कुल सर, 17 से भी कट जाएगा,
17 तियां 51 और 17 एकम 17। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 31। तो इसमें पूछा गया है का भाजक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन मिलेगा? 31। और इसके अंकों का योगफल 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 इसका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कहा गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात सही है। आइए हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है। इस क्यों का जवाब ले लीजिए। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे हम मान लो दो अपरिमेय संख्या ले लिए, एक ले लिए 2 + √3 और एक ले लिए 2 - √3। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमको ये कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? तो कहेंगे यहाँ पे 4, और 4 कैसी संख्या है? परिमेय। फिर कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होना चाहिए। अब देखो, अगर हम एक संख्या अपरिमेय ले लें, एक अपरिमेय संख्या ले लें √3 और एक संख्या ले लें √5, इन दोनों को, दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़े तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? अपरिमेय भी प्राप्त हो रही है, यानी इनरेशनल नंबर भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। फिर देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे हम एक अपरिमेय संख्या √3 ले लिए तो √2 ले लिए, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा? √6। तो देखो ये हमको क्या मिला? अपरिमेय। लेकिन अगर मैं दोनों संख्याओं को अपरिमेय ले लूं तो बराबर ले लो, तो बताइए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? रेशनल भी प्राप्त होता है, इनरेशनल। जैसे यहाँ प्राप्त हुआ ऐसे यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। तो यहाँ पे आइए, दो परिमेय संख्याओं का, अगर दो परिमेय संख्या 2 3 अगर हम लें तो 6, नहीं, हमको क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय। अपरिमेय नहीं हो सकता है। यहां पे कह रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए। बिल्कुल। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना चाहिए। हो सकता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय कतई नहीं हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली बात क्या है? बिल्कुल सरासर गलत है। ये भी गलत है। दी गई परिमेय संख्याओं का, अच्छा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक या क्वेश्चन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि हमेशा होगा, ये गलत है। और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। द्विपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, ये भी गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा, नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बात जो है सही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योग, अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कोई बात सही नहीं है। यहाँ पे सारी बातें जो हैं आपकी गलत हैं। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योगफल 0 है। तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है? दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योगफल क्या है? 0 है। एक ये अपरिमेय संख्या और ये है, और ये बराबर 0 है। ऐसा तभी संभव है जब एक परिमेय संख्या हम लोग क्या मान लें, यहाँ पे कहा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योगफल 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योगफल 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है?
तो देखिए भैया, इसको अगर हम लोग देखें तो दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योग 0 है। दो अपरिमेय संख्याओं a और b का योग 0 है। चलिए, एक परिमेय संख्या ये हो गई, दूसरी परिमेय संख्या ये हो गई, और इन दोनों का योगफल क्या होगा? 0 होगा। अब एक परिमेय संख्या हम ले लिए √3 और एक अपरिमेय संख्या ले लिए -√3। अब इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इन लोगों को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो फिर कह रखा है कि उनका प्रोडक्ट यानी √3 इंटू -√3 बराबर कितना हो जाएगा? -3। तो ये कैसा नंबर प्राप्त होगा? इन रैशनल नंबर प्राप्त होगा। तो और अगर हम लोग देखें इसमें ध्यान से तो हम लोग एक चीज और देख सकते थे यहाँ पे कि जैसे हम लोग एक संख्या तो ये लिए, और तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट मस्ट बी रैशनल। रैशनल, हाँ ठीक है, रैशनल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो -3 कैसा नंबर है? -3 जो है ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो ही सकती है। तो प्रोडक्ट मस्ट बी परिमेय, और मस्ट बी इन रैशनल गलत है। प्रोडक्ट में बी रैशनल और इन रैशनल बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें कुछ बचा नहीं बताने के लिए। देखिए, अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो इसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक आपका था रियल नंबर और दूसरा आपका क्या था? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में आप लोग को पता होगा कि यहाँ से आपका रैशनल और किसका पता चलता है? इन रैशनल का। तो यही चीज यहाँ पे आइए इस डाटा को समझते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सर, ये सही है। अब भाई रियल नंबर से ही तो परिमेय और अपरिमेय निकल रही हैं, तो इसमें कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल सही है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या से आपके नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर, इवन नंबर, मतलब सम, विषम, भाज, अभाज, और ये सब परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। यहाँ पे कहा गया एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है आपकी चारों बातें सही लग रही हैं। एक बार फिर से सुनिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, सही है। एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर, नहीं। एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर, बिल्कुल गलत है। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो है 1, 3, 4 सही होगा। तो 1, 3 एंड 4, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अब देखिए यहाँ पे ये गलत क्यों है? क्योंकि कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज ए इररेशनल। नहीं, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, ओनली नहीं हो सकता है। तो चलिए, अगर हम लोग आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि ऑड इंटू इवन इंटू ऑड बराबर ऑड। बिल्कुल गलत है। गुणनफल की प्रक्रिया में, मल्टीपल की प्रक्रिया में अगर इवन नंबर आ गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इवन। यानी अगर सम संख्या गलती से प्रवेश करी और गुणे का साइन लगा है तो वो संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इवन में। तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। और इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। और इवन से इवन घटाते हैं तो उत्तर क्या आता है? इवन। यहाँ देखो, इवन से इवन घटाएंगे इवन आएगा, और इवन में ऑड जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ऑड। और यहाँ बिल्कुल ये भी गलत है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी फॉर कैट। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई ऑड नंबर ले लें 5, यहाँ ऑड नंबर चलो 5 ले लिए, इवन नंबर हमने ले लिया 2, तो 5 5 कितना हो गया? 10 - 2 इंटू कितना हो गया? 8। 8 कैसे नंबर है? इवन, यानी कैसी संख्या है? सम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें कह रखा है कि मान लीजिए और दो भिन्न पूर्णांक हैं x और y, विषम और धनात्मक हैं, और दो सम और धनात्मक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता है? मान लीजिए, लेट x, y एंड z बी distinct integer, x and y are odd
एक्स और वाई को क्या बोला गया है? ऑड बोला गया है। एक्स और वाई को ऑड नंबर बोला गया है। इसके बाद आगे देखिए, ऑड एंड पॉजिटिव, एंड जेड इज द इवन एंड पॉजिटिव। जेड को क्या बोला गया है? इवन पॉजिटिव। इवन माने सम संख्या और ऑड माने क्या होता है? विषम संख्या। तो इसमें कहा गया है which on of the following statement connect be true। इसमें कौन सी बात सही हो सकती है? तो आइए हम लोग इसको जो है नंबर से, वैल्यू पुट से हम लगा सकते हैं। बहुत तरीके हैं लगाने के, तो ये वैल्यू पुट वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो एक इवन नंबर, ऑड नंबर मान लो 1 और दूसरा ऑड नंबर मान लो 3, इसको जेड को मान लो 4, काम खत्म, लगा दो यहाँ पे। अब आप लोग ये बताइए जरा अगर जेड यहाँ पे 4 हुआ तो ये बताओ इवन नंबर का गुणा जैसे होता है तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? इवन। तो यहाँ पे ये बात क्या है? सही है। यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लें और z की वैल्यू यहाँ पे 4 लिए हैं और y की वैल्यू 3 लिए हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 से 4 जाएगा 3, 9 तियां कितना हो गया? 27। ऑड नंबर, बिल्कुल सर ऑड आ रहा है, ये भी बात सही है। अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 ले लें और x माइनस जेड यानी 1 माइनस जेड की वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू -3 कितना हो गया? -9। ऑड नंबर, ये भी प्राप्त हो गया, ये भी सही है। और निगेटिव यहाँ पे पूछा है कि सत्य नहीं हो सकता। अगर ये तीनों सही हैं तो यहाँ गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। ये सही क्यों है? तो आइए हम लोग समझते हैं। वाई एक्स माइनस जेड, अगर हम लोग y की वैल्यू जो है y की वैल्यू अगर 3 ले लें और x की वैल्यू 1 ले लें और z की वैल्यू हम लोग 4 लिए ही हैं, तो 3 और यहाँ पे -3, 3 जा कितना होगा? -6। और 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ऑड नंबर आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए? इवन नंबर। सत्य नहीं हो सकता है। तो हम लोग कौन सा नंबर लिए थे? वाई एक्स जेड। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और ये हो गया 9 तियां कितना? 27, यानी ऑड नंबर हमको प्राप्त हुआ। ठीक है। और यहाँ पे 3 लिए और यहाँ पे हम लोग x और z की वैल्यू कितनी है? 4 लिए हैं, 3 हो गया, 3 त्रिका 9, ऑड नंबर ये भी आ रहा है। और y x माइनस जेड, y की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं? 3 लिए हैं। x की वैल्यू 1 -4, ये हो जाएगा -3, 3 जा -6, तो इवन नंबर ये भी आ रहा है। अगर हम z की वैल्यू 4 लिए तो ये भी इवन नंबर आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से पूछा गया तो इसमें कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। तो आइए एक बार हम लोग इसको जो है फिर से ट्राई मारते हैं। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें ध्यान से देख करके, तो इसमें कहा गया एक्स वाई विषम है और जेड कैसी संख्या है? सम संख्या है। जेड कैसी संख्या है? ये जेड है भैया। जेड कैसी संख्या है? सम संख्या। अब ये बताओ, अगर जेड सम संख्या है तो सम संख्या का गुणा क्या आना चाहिए? सम। बिल्कुल आ रहा है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमसे पूछा असत्य। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है। एक्स कैसा नंबर है? एक्स के बारे में आपको बताया गया है एक्स, और ये भी ऑड नंबर है। और जेड के बारे में बताया गया है इवन नंबर है। अब आप लोग तय करिए कि अगर हम लोग ऑड से इवन घटाएंगे, ऑड से जब ये देखो, ऑड में इवन जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? ऑड। और ऑड से इवन निकालते हैं तब भी क्या आता है? ऑड। ऑड का गुणा ऑड से होगा तो क्या निकल के आएगा? ऑड। और यहाँ पे कह रहे हैं इवन आएगा। ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्या है? गलत है। ये बात यहाँ के लिए सही हो जाएगी, लेकिन वास्तविक रूप से गलत है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब जैसे अभी हम लोग इसको किए थे कि y हो गया x माइनस जेड, ये बराबर कह रहे हैं कि क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसे इन्होंने कहा x और y को विषम मानो, तो मैंने विषम मान लिया, y को 5 मान लिया। x को हम लोग क्या मानेंगे? इसको भी विषम मान लेते हैं 7, और z को क्या मान लेते हैं? सम, 2 मान लेते हैं। अब 5 इंटू 7 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, 5 जा कितना होगा? 25। और यहाँ पे देखो 25 नहीं, इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल शर्त लागू नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो इसमें कह रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी सम और a b c पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? a प्लस बी प्लस सी सम और a b c पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी ये बराबर आपको सम दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बार तीनों को हम सम मान लेते हैं।
अगर हम लोग तीनों को सम मान लिए तो सम में सम ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, सम आएगा। अब अगर हम सबको विषम मान लें तो विषम में जब हम लोग विषम ऐड करेंगे तो सम आएगा, और फिर विषम ऐड कर देंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, देखिए विषम में विषम ऐड किए सम, और सम में विषम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विषम। तो ये शर्त यहाँ पे लागू नहीं होगी। अब आगे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक एक विषम संख्या को कम करेंगे। हम अगर इनको विषम मान लिए, अगर हम इनको विषम मान लिए और इन दोनों को सम मान लिए तो एक तरीका ये भी हो सकता है, तो सम में सम जोड़ेंगे क्या आएगा, सम, और सम में विषम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, विषम। यानी ये भी रिजल्ट यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये विषम है, तो चलिए एक संख्या और विषम मान लेते हैं। एक संख्या जो है ये भी विषम हो गया, और इसको हम लोग रहने देते हैं कौन सी संख्या, सम। तो ये देखिए सम और विषम विषम में ऐड करेंगे तो सम, और सम में सम ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, सम। यानी ये भी रिजल्ट लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि तीनों नंबर को सम मानेंगे तब सम आएगा, और जब दो नंबर को विषम माने, दोनों में से कोई भी विषम माने, लेकिन एक संख्या को तो हमको डेफिनेटली क्या मानना पड़ेगा, सम मानना ही पड़ेगा। या तो तीनों को सम मानो या तो कम से कम एक संख्या को सम मानो, तो अब आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे क्या रखा है, एबीसी पूर्णांक संख्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रखा है कि आइदर ए आर आइदर बी मस्ट बी इवन नंबर, आइदर ए आइदर बी मस्ट बी even number, at most one of them even number, at least one of them is even number, at most one of them is odd number। बिल्कुल ये भी गलत है, ये जरूरी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आपका कह रहा है एक सम संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल सर, कम से कम एक संख्या सम संख्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे बात निकल के आ रही है। और कह रहा है कि कम से कम एक जो है इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। एटलीस्ट एट मोस्ट कह रहा है मैक्सिमम एक होना चाहिए, नहीं गलत है, कम से कम एक हो रहेगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी मस्ट बी इवन, ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों इवन हो गया तभी ऐसा होगा, नहीं जरूरी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को भी सम मान लूंगा और लास्ट वाले को अगर मैं सम कह दूंगा तब भी हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सम। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। n के किसी मान के लिए n+1 n+30 हमेशा सम है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं n+1 फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ n+1, और ये है तीन वैल्यू हैं यहाँ पे, n है, n+1 है, और n प्लस क्या है 13 है, 30 है। अब अगर यहाँ पे कहा जाए n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 2 और कहाँ से 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, हमेशा सम आना चाहिए। तो अगर नेचुरल नंबर लोगे तो इसमें कहा गया है कि हमेशा ऑलवेज नहीं, इवन नहीं आएगा। अगर एक लोगे तो n की वैल्यू 1 हो गई, अब एक हो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 31, यानी 31। तो क्या हमेशा सम होगा, नहीं होगा। नेचुरल नंबर पे तो गड़बड़ है बात, तो यहाँ से फॉलो नहीं करेगा। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो इसमें कहा है केवल इवन नंबर, इवन का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3। ये भी बिल्कुल गलत है। कह रहा है ऑड लो, ऑड लोगे तो n की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें क्या है NOT, इनमें से कोई नहीं। n के किस मान के लिए n+1 n+30 हमेशा सम होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग बात ऑड लेंगे तब भी गड़बड़ है, इवन लेंगे तब भी गड़बड़ है, और अगर हम लोग नेचुरल नंबर लेकर के चलेंगे तो हमेशा सम नहीं आएगा। यहाँ पे चौथी बात आपकी क्या हो गई, सही हो गई। अगर हम लोग आगे की क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सी बात सही नहीं है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ये तो सही बात है ना कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ये भी सही बात है। और इसमें कहा गया है यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। कहा गया है यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा P और
Q हमेशा सम होंगे, ये जरूरी नहीं है कि P और Q दोनों सम है। अगर एक भी सम संख्या हो गई, दूसरी विषम भी है, तो इनका प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कहा गया √2 इज एन इनरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसमें ये वाला जो है सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। तो नेगेटिव प्रश्न का उत्तर हमेशा क्या दिया जाता है, नेगेटिव। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हो सकता है। ये पिछले वाली वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है, ये भी पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। तो अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप लोगों से कहा गया है n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब n को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल xy होता है, और तब 2x - 3y आपका क्या होगा, n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो बताओ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कितनी है, 97। कह रहा है कि इसको 11 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, x आता है। तो यहाँ 11 से जब आप लोग इसको भाग करेंगे तो ये 11 9 कितना हो जाएगा, 99, यानी यहाँ पे जो आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर, अरे भाई 11 × 88 अगर आप घटाएंगे तो 9 आएगा। इसके बाद इसी 97 को 13 से भाग करेंगे, तो ये 13 से भाग करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 से 91, तो ये लगभग 91 बार जाएगा। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। तो बस यहाँ पे रख दो, 2 × 9 हो गया, और -3 × y का मान कितना हो गया, 6, 9 दूना 18, 6 तियां 18 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी भाज्य संख्याओं को 6 के +1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसके विपरीत भी सत्य है, इसके विपरीत भी सत्य है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत सत्य नहीं है। अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक युग्म मौजूद हैं जिनका अंतर 1 है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, एक अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं, 2 से अधिक होता है तो कंपोजिट हो जाता है। अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक युग्म मौजूद हैं जिनका अंतर 1 है। आइए हम लोग देखते हैं, अगर अब प्राइम नंबर की हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद कितना होगा, 17, ऐसे डाट डाट आप अनंत तक चले जाएंगे। तो कह रहा है अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक युग्म मौजूद हैं जिनका अंतर 1 है, नहीं, सिर्फ एक ही मौजूद है जिसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। बाकी आपको ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा कि जहां पे डिफरेंस क्या हो, 1 का हो। तो यहाँ पे ये बात करेक्ट पूछा, ये सही लग रही है। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत सत्य नहीं है। और इसमें कहा गया है कि सभी भाज्य संख्याओं को 6 के +1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत भी सत्य है, विपरीत भी सत्य है। और यहाँ पे कहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत सत्य नहीं है, विपरीत सत्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि सभी भाज्य संख्याओं को 6 के +-1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत भी सत्य है। दर्शाया भी जा सकता है और दर्शाया नहीं भी जा सकता है, गलत है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये भी बात आपकी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों आपके क्या होंगे, सही होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ये वाला। अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक युग्म मौजूद हैं जिनका अंतर 1 है। अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एक मौजूद है, बाकी और कोई एक से अधिक मौजूद नहीं है। यहाँ पे कह रखा है कि अभाज्य संख्याओं के एक से अधिक युग्म मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं है, एक मौजूद है। वो कौन है, 2 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी फॉर बॉल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसका विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रखा है यदि n² 13, n² 11, n² 9 अभाज्य संख्या है तो n के संभावित मानों का बताइए। तो ये बताओ n² -13 और n² -11 और n² -9, n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। और ये तीनों भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2। और ऐसा मात्र एक ही सेट है जिसके बीच का अंतर क्या होता है, 2। तो यानी अगर हम लोग कहें तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
3 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 3 नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो 9 7 16, 5 11 5 16, 13 3 16, एन स्क्वायर माइनस 13 इक्वल्स टू अगर 3 लेंगे तो एन इस बराबर हो जाएगा √16, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है एन एक पूर्णांक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कोई भी लेंगे उत्तर 4 आएगा। पिछले वीडियो में ये पढ़ाया भी जा चुका है। पी एक अभाज्य संख्या जो 5 से अधिक है तब पी स्क्वायर -1 है, पी स्क्वायर -1 है। तो पी स्क्वायर -1 जो है, हाँ आइए इसको हम लोग देखते हैं। पी एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है। अब 5 से अधिक है तो हम लोग पहला प्राइम नंबर देखो, 5 से अधिक प्राइम नंबर की बात करें तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे हम पी की वैल्यू 7 ले लें तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 से 1 कम हो गया 48 हो गया। और इसके बाद अगर 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 -1 बराबर 120 होगा। और अगर हम लोग 13 ले लें तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 का मतलब 168। अब आप लोग क्या करिए, इनका ले लीजिए मासा लीजिए और आंसर लीजिए। तो कह रहा है नेबर डिविजिबल बाई 6, वो 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 48, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से तो कट ही रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे आर मे नॉट डिविजिबल बाई 12, मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12। 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 चौक 48, ये तो 12 से भी कट रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 एंड मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24। 24 दूना 48, 24 पंच 120, 24 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल कटेगा। ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 एंड मे नॉट बी डिविजिबल बाई 24, ये भी गलत है। नेबर डिविजिबल बाई 6, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देन पी स्क्वायर -1 अभाज्य संख्या, तो पी जो पी 5 से अधिक है तब पी स्क्वायर माइनस नेबर डिविजिबल बाई 6, ये आपका तो गलत है, कभी 6 से नहीं कटेगा। ये कह रहे हैं 6 से हमेशा कटेगा। आर मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, यानी ये कह रहे हैं 12 से नहीं कटेगा, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, 12 से भी हमेशा कटेगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये हमेशा जो है किससे कटेगा, तो हमेशा 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। अच्छा, एक संख्या और ले लीजिए, जैसे 13 के बाद 17 का स्क्वायर, या 17 ना लेकर के सीधा 19 लीजिए। जब हम लोग 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 360 आएगा, और 360 12 से भी डी कट रहा है। 24 से अगर हम लोग देखें तो 12 दूना 24, तो ये तो कट जाएगा 24 से भी। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिस्टेक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए कि ए बी और ए नॉट इक्वल्स टू 2 अंकों वाली 31 37 वाली अभाज्य संख्या बी भी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कहा गया है कि ए 2 के बराबर नहीं है। ये इनके कहने का मतलब ये है कि ए बी प्राइम नंबर है, और इसको जब पलटा जाएगा तो बी ए भी क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, और ए की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर नहीं है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ देखिए इसको पढ़िए, कह रखा है कि ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बी। ये भी वैसे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब अगर ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है और 2 अंकों की संख्या है, पलटने पर भी वही चीज होगा। तो आइए हम लोग इसको जो है देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोग एक वाली सीरीज को पकड़ें तो एक में क्या होगा 11, 11 को पलटेंगे क्या बनेगा 11, लेकिन इसको मान नहीं है क्योंकि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। एक के बाद अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो एक के बाद हमारा 13 आता है, इसको पलटेंगे तो 31 हो जाएगा, और इसको इसके बाद आपका आता है 17, 17 को पलटेंगे 71 आएगा,
और 17 के बाद अगर 19 को पलटेंगे तो 91, लेकिन 91 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 91 भाज्य संख्या हो जाएगी। इसने कहा है अभाज्य होना चाहिए, तो 2 संख्या तो ऐसे मिल गई। लेकिन जब 20 के बाद जाएंगे 21 वाली की तरफ बढ़ेंगे तो सबका लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आते ही संख्या क्या हो गई, प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब 2 वाली सीरीज पे कुछ नहीं मिलेगा। अब हमको जाना पड़ेगा 3 वाली सीरीज पे। 3 पे जाएंगे तो हमको 31 मिलेगा, इसको पलटेंगे 13 होगा, 32, 33, 34, 35। इसके बाद हम लोग 37 पे आएंगे, इसको पलटेंगे 73 होगा, और इसके बाद हमारी 4 वाली सीरीज आ जाएगी, और लास्ट में जब 4 चला जाएगा, जैसे देखिए 40 है, जैसे 41 है तो 41 को पलटोगे 14 हो जाएगा, लास्ट में 4 4 आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 की सीरीज में जाओगे तो पीछे 5 मिल जाएगा, यानी सारी संख्याएं 5 से कटने वाली मिल जाएगी, तो ये भी गड़बड़ है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं 5 के बाद 6 को पकड़ूं तब भी गड़बड़ है, क्योंकि सबके लास्ट में जब 6 6 आ जाएगा तो ये संख्या हमको जो है वो नहीं प्राप्त होंगी, तो यानी 7 वाले पे हम लोग चलते हैं। 7 पे जाएंगे तो हमको 71 मिलेगा, 71 को पलटेंगे 17 हो जाएगा। इसके बाद 73 है, 73 को पलटेंगे तो 37 हो जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 को पलटेंगे तो 97 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 संख्या हमको और प्राप्त हो गई। तो अगर हम लोग आगे की तरफ जाएं तो अब लास्ट में 8 आएगा, ये भी गड़बड़ है, 9 आएगा, ये भी गड़बड़ है। अब जैसे 9 वाले में हम लोग जाएं अगर, तो 9 में क्या है, 91 है, 91 भी आपका गड़बड़ है, 92, 93, 94, 95, 97 को अगर हम लोग पलटे तो 79 होगा। और यहाँ पे 2 अंकों की संख्या की बात किया गया, तो टोटल कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4, 2 2 4, 4 3 7, 1 कितने हो गए, 8 नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसी भी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको संख्या प्राप्त हो रही हैं वो टोटल संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 8 संख्या हमको प्राप्त होंगी। कितनी संख्या प्राप्त होंगी, 8 संख्या। एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 2 2 4 और